हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारे प्रश्न देख चुके हैं और अभी पिछली कक्षा में ही हमने संस्मरण विधा जो है वो पूरी कर ली है। और आज हम नई विधा की शुरुआत करेंगे, रेखा चित्र। रेखा चित्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम देखेंगे। इसके पहले हम हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास संबंधी सभी प्रश्न, नाटक व एकांकी के उपन्यास, आलोचना, कहानी, जीवनी इत्यादि सभी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं। और आज जो हम शुरुआत करेंगे वो रेखा चित्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा प्रयास करते हैं कि अभ्यास के दौरान जो भी चीजें आपको याद कराई जा सकती हैं उन्हें याद कराया जाए और जो कुछ भी समझाने योग्य है उसे समझाकर तब प्रश्न को हल कराया जाए। तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से जो पिछले सारे प्रश्न हैं उनका अभ्यास कर सकते हैं। अब शीर्षक के अनुसार, अर्थात जो भी विधा है या जो भी शीर्षक है उसके अनुसार प्लेलिस्ट बना दी गई है। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। और वहीं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और आप हिंदी विषय से जुड़े हुए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अर्थात कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी विषय से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, तो ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है अभ्यास के लिए। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए अवश्य एक बार सारे प्रश्नों का अभ्यास करिए और क्रम से करिए, क्योंकि जब हम क्रम से अध्ययन या अभ्यास करते हैं तो उसका प्रभाव अलग ही होता है। और आज क्योंकि हमें नई विधा की शुरुआत करनी है, जो पिछली कक्षा थी उसमें हमने यहाँ तक प्रश्न देखे थे कि महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है। तो मेरा परिवार सही था, ये पुस्तक आज आपको दिखा दूंगी। अब हमें जो विधा शुरू करनी है वो है रेखा चित्र। तो सबसे पहले हमेशा की तरह जब हम कोई नया शीर्षक शुरू करते हैं, नई विधा शुरू करते हैं, तो पहले उसकी जो मूल बातें हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन्हें जान लेते हैं, फिर शुरुआत करते हैं। तो उसी तरह से पहले हम समझेंगे कि रेखा चित्र है क्या। जैसा कि इसके नाम से ही बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है, रेखा चित्र, रेखाओं से खींचा गया चित्र, जैसे आप रेखा चित्र कह सकते हैं। तो रेखा चित्र जो शब्द है, रेखा चित्र शब्द, ये अंग्रेजी के स्केच, अंग्रेजी में जिसे स्केच कहा जाता है, शब्द का हिंदी रूपांतर है। जैसे स्केच में रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति या वस्तु का चित्र प्रस्तुत किया जाता है, ठीक वैसे ही शब्द रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसके समग्र रूप में पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। जब आप इस तरह से वर्णन करें कि वो चित्र बिल्कुल पाठक के सामने आ जाए, जैसे मान लीजिए हमें सूर्योदय का ही वर्णन करना है, तो जब हम सूर्योदय का वर्णन कर रहे हैं तो ऐसा वर्णन हो कि आपको लगे कि बिल्कुल आपके सामने चीजें घटित हो रही हैं। ऐसे ही किसी व्यक्ति के विषय में इतनी बारीकी से बताया जाए कि आपको लगे कि हाँ, बिल्कुल एक स्केच, एक रेखा चित्र खिंच गया आपके सामने कि ये व्यक्ति ऐसा होगा। तो इस तरह से जब कोई लेखक वर्णन करता है किसी विषय में, तब वो कहलाता है रेखा चित्र। तो आप समझ गए होंगे कि रेखा चित्र क्या है। रेखा चित्र शब्द अंग्रेजी के स्केच शब्द का हिंदी रूपांतर है। जैसे स्केच में रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति या वस्तु का चित्र प्रस्तुत किया जाता है, ठीक वैसे ही शब्द रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसके समग्र रूप में पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। मुख्य रूप से यदि आप नाम पर ध्यान दें, रेखा चित्र, तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा रेखाओं के माध्यम से खींचा गया जो चित्र है। जो हिंदी के शब्द होते हैं, यदि हम उन्हें ध्यान से सुन लें, ध्यान से समझ लें, तो वो स्वयं अपना अर्थ प्रकट करते हैं। अब हम कुछ प्रमुख रेखा चित्र देखेंगे, जैसे महादेवी वर्मा जी के अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार, और श्री राम शर्मा जी की बोलती प्रतिमा।
ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। रेखा चित्र बोलती प्रतिमा बहुत बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, किसकी है? तो श्रीराम शर्मा जी की है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार। बोलती प्रतिमा, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, बोलती प्रतिमा। किसकी प्रतिमा? ऐसा लगता है कि बस बोल देगी, तो श्रीराम की। कौन सी प्रतिमा देखने पर ऐसी लगती है कि बिल्कुल बोल ही देगी? तो श्रीराम की। बोलती प्रतिमा किसकी है? श्रीराम की। और श्रीराम से श्रीराम शर्मा शब्द आप याद रख सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीजें जो हमने देख ली रेखा चित्र के विषय में। अब हम रेखा चित्र से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनका अभ्यास आरंभ करेंगे। और अभ्यास हम ये प्रयास करेंगे कि रेखा चित्र के जो भी प्रश्न हैं उन्हें आज ही इसी कक्षा में पूरा कर लिया जाए, और अगली कक्षा से हम जो नई विधा है उसकी शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न पर आते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि इनमें से रेखा चित्र परक कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है? तो ये अभी अगर आपने ध्यान से सुना होगा, जो अभी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमने देखे उसमें महादेवी वर्मा की कुछ रेखा चित्र देखे और श्रीराम शर्मा जी का बोलती प्रतिमा देखा। तो पहले ही विकल्प में जो पहला विकल्प है उसी में लिखा है बोलती प्रतिमा। तो अभी हमने देखा कि प्रतिमा किसकी, ऐसा लगता है कि बोल देगी, तो श्रीराम की। तो बोलती प्रतिमा किसका रेखा चित्र है? श्रीराम शर्मा जी का है, इसलिए ये महादेवी वर्मा जी का नहीं हो सकता। विकल्प ए सही होगा। अन्य विकल्प है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार, और ये तीनों ही महादेवी वर्मा जी की हैं। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न से पहले जो उसका व्याख्या भाग है वो भी देख लेते हैं। इनमें से बोलती प्रतिमा रेखा चित्र परक कृति महादेवी वर्मा की नहीं है। बोलती प्रतिमा 1937 ईस्वी में प्रकाशित रेखा चित्र है और उसके लेखक श्रीराम शर्मा हैं। शेष विकल्प अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार रेखा चित्र की लेखिका महादेवी वर्मा है। फिर प्रश्न है कि महादेवी वर्माकृत मेरा परिवार रेखा चित्र का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1971, 1972, 1977 या 1941? तो विकल्प बी सही होगा, 1972 ईस्वी। महादेवी वर्माकृत मेरा परिवार रेखा चित्र का प्रकाशन 1972 ईस्वी में हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरा परिवार, इससे बहुत प्रश्न भी पूछे जाते हैं और इसके अतिरिक्त ये बहुत से पाठ्यक्रम में भी लगा रहता है। ये पुस्तक एक बार आपको दिखा देती हूँ, ये आप देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद रह जाएगा। जब हम मूल देख लेते हैं तो चीजें हमें ज्यादा याद रहती हैं। महादेवी वर्मा का मेरा परिवार, ये इनका रेखा चित्र है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र इसे कह सकते हैं। तो आप इसकी जो मुख्य चीजें हैं, अर्थात इसमें किसे किसे उन्होंने लिया है, ये अवश्य देख लीजिए, क्योंकि इसी से प्रश्न अधिकांश पूछे जाते हैं। इसका अनुक्रम देख लेते हैं, कौन कौन है इसमें। नीलकंठ, गिल्लू, सोना, दुर्मुख, गौरा, नीलू, निक्की, रोजी और रानी, ये सभी हैं। आप देख रहे हैं सभी पशु पक्षी ही हैं। तो मेरा परिवार में उनके सभी पशु पक्षियों का ही वर्णन है। नीलकंठ मोर है उनका, और गौरा गाय है, दुर्मुख खरगोश है। तो इसी तरह से सबके विषय में उन्होंने लिखा है। जैसे गिल्लू, उनकी गिलहरी, बहुत अच्छी पुस्तक है। सोना हिरनी, कभी यदि आपने पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो कभी समय निकाल कर पढ़िएगा। तो ये किसकी है? महादेवी वर्मा जी की है, और इसका प्रकाशन हुआ था 1972 ईस्वी में। इसमें जो इनकी पहले आत्मिकी लिखी हुई है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत से तथ्य उसमें मिलते हैं। इनके काव्य यामा, दीपशिखा, नीरजा, सांध्य गीत, संदिनी, सप्तपर्णा, हिमालय, इनके संस्मरण, निबंध, श्रृंखला की कड़ियां, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, चिंतन के क्षण, क्षणदा और साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध। जैसा आपको भी बताया कि ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, तो ये संस्मरण के अंतर्गत भी आता है और रेखा चित्र के अंतर्गत भी आता है। एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र भी विधा प्रचलित हुई थी एक समय में। जो किसी की याद में जब कोई रेखा चित्र लिखा जाता है तो वो संस्मरणात्मक रेखा चित्र के अंतर्गत आता है। और बहुत सी कृतियां ऐसी हैं जो कि दोनों के अंतर्गत रखी जाती हैं, तो वो इसी तरह की कृतियां होती हैं। आप देखेंगे बहुत बार प्रश्न आप देखते होंगे कि वो संस्मरण के अंतर्गत भी कोई कृति होती है जो कि आपको मिलती है, और फिर वही कृति रेखा चित्र के अंतर्गत भी मिलती है। तो उसका कारण यही होता है।
तो महादेवी वर्मा कृत जो मेरा परिवार है वो 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद जिले में हुआ। मेरा परिवार संस्मरणात्मक रेखा चित्र, जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे, ये क्या है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र है और उनके चौथे संग्रह का नाम है ये, जिसमें नीलकंठ मोर और गिल्लू गिलहरी, सोना हिरणी, दुर्मुख खरगोश, गौरा गाय, नीलू कुत्ते और निक्की नेवले, रोजी कुतिया और हाथी घोड़ी नामक 7 रेखा चित्र इसमें संकलित हैं। फिर अगला प्रश्न वही है, बोलती प्रतिमा रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? तो बोलती प्रतिमा किसकी प्रतिमा बोल रही है? श्री राम जी की, श्री राम शर्मा का है। विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प है पद्म सिंह शर्मा और राम वृक्ष बेनीपुरी और देवेंद्र सत्यर्थी। बोलती प्रतिमा जो कि 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुई, रेखा चित्र के रचनाकार श्री राम शर्मा है और इसके अतिरिक्त श्री राम शर्मा ने भाई जगन्नाथ तथा वे जीते कैसे हैं रेखा चित्रों की रचना की। पद्म सिंह शर्मा ने पद्म पराग तथा प्रबंध मंजरी नामक महत्वपूर्ण संस्मरणों की रचना की। राम वृक्ष बेनीपुरी ने माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, मील के पत्थर जैसे रेखा चित्रों की रचना की और रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र कृति के रचनाकार देवेंद्र सत्यर्थी हैं। फिर अगला प्रश्न है, महादेवी वर्माकृत नीलकंठ की विधा क्या है? नीलकंठ जो भी हमने देखा ये रेखा चित्र है। विकल्प सी सही होगा। अन्य विकल्प है कहानी, एकांकी और रिपोर्ट ताज। नीलकंठ महादेवी वर्माकृत रेखा चित्र विधा की रचना है। रेखा चित्र किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना का भावपूर्ण सजीव अंकन या अंग्रेजी के स्केच शब्द से समानता रखता है। और एकांकी क्या है? एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। इस प्रकार एकांकी में संपूर्ण कथानक की समाप्ति एक ही अंक में हो जाती है और जयशंकर प्रसाद के एक घूंट को हिंदी साहित्य का प्रथम एकांकी माना जाता है। कहानी क्या है? तो कहानी मानव जीवन के किसी एक मनोभाव या घटना का रोचक तथा कौतूहलपूर्ण चित्रण है। प्रेमचंद्र के अनुसार यह रमणीय उद्यान न होकर सुगंधित फूलों से युक्त एक गमला है। ये जो कहानी और उपन्यास में मुख्य अंतर यही होता है कि उपन्यास में विस्तृत भूमि को लिया जाता है, लेकिन कहानी में किसी एक मनोभाव या घटना को लिया जाता है। तभी उन्होंने कहा कि ये एक रमणीय उद्यान ना होकर सुगंधित फूलों से युक्त एक गमला है। ये किसने कहा है? प्रेमचंद जी ने कहा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं, जिसका प्रकाशन हुआ था 1900 ईस्वी में, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी दुलाई वाली को प्रथम कहानी मानते हैं, जो कि 1907 में प्रकाशित हुई। 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? आत्मकथा है, जीवनी है, रिपोर्ट ताज है या रेखा चित्र है? तो विकल्प डी सही होगा, रेखा चित्र है। 10 तस्वीरें ये जगदीश चंद्र माथुर जी का है। 10 तस्वीरें रेखा चित्र विधा की रचना है और इसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। 10 तस्वीरें रेखा चित्र का प्रकाशन 1963 ईस्वी में हुआ। फिर अगला प्रश्न है कि सरयू में संकलित रचना आलोपी का रचनाकार इनमें से कौन है? भगवती प्रसाद वाजपेयी, नरेश मेहता, महादेवी वर्मा या श्रीधर पराड़कर? तो यहाँ पर विकल्प सी सही होगा, महादेवी वर्मा। सरयू में संकलित रचना आलोपी को रचनाकार की जो रचनाकार है वे महादेवी वर्मा है। सरयू ये पुस्तक का नाम है। आप देख रहे हैं कि ये प्रश्न कहाँ पूछा गया है? राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा में पूछा गया है। जब कोई इस स्तर की परीक्षाएं होती हैं तो जब जो वहाँ की पुस्तकें होती हैं, जो भी उस राज्य की पुस्तकें होती हैं जो वहाँ पर चल रही होती हैं, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये भी वहाँ की पुस्तक का नाम है। सरयू में संकलित जो आलोपी है उसका रचनाकार पूछा गया है, तो महादेवी वर्मा जी की कृति है। यह संस्मरणात्मक रेखा चित्र अतीत के चलचित्र में समाहित है और इसमें रामा, भाभी, बिंदा, सविया, विट्टो, बालिका, माँ, घीसा, अभागी स्त्री, आलोपी, बबलू इन 11 चरित्रों का वर्णन है। सभी चरित्रों को उन्होंने अपने जीवन से लिया है, इसीलिए इनमें उनके जीवन की विविध घटनाओं तथा चरित्र के विभिन्न पहलुओं का प्रत्यारोपण अनायास ही हुआ। अतीत के चलचित्र में सेवक रामा, घीसा सेवक रामा की वात्सल्यपूर्ण सेवा और भंगिन सविया की पतित परायणता और सहनशीलता, पतिपरायणता, सविया की पतिपरायणता और सहनशीलता, घीसा की निश्चल गुरुभक्ति, साग सब्जी बेचने वाले अंधे आलोपी का सरल व्यक्तित्व, कुम्हार बदलू व रधिया का सरल दाम्पत्य प्रेम तथा पहाड़ की रमणी लक्ष्मा का महादेवी के प्रति अनुपम प्रेम, यह सब प्रसंग महादेवी के चित्रण की अनुकूल क्षमता का परिचय देती हैं। फिर इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो भी उसी तरह का है, जो कि पुस्तक से पूछा गया है कि प्रज्ञा प्रवाह में संकलित पाठ महाकवि जयशंकर प्रसाद निम्नलिखित में से किस विधा की रचना है? तो ये रेखा चित्र है।
अन्य विकल्प है आत्मकथा, खंड काव्य और जीवनी। प्रज्ञा प्रवाह में संकलित पाठ महाकवि जयशंकर प्रसाद उक्त में से रेखाचित्र विधा की रचना है और महाकवि जयशंकर प्रसाद शीर्षक से शिव पूजन सहाय ने रेखाचित्र लिखा है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है दीप जले शंख बजे के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर, रघुवीर सहाय, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या भुवनेश्वर। तो विकल्प सी सही होगा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। दीप जले शंख बजे के रचनाकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है और इस रचना की विधा रेखाचित्र है। इस विधा की इनकी एक और रचना माटी हो गई सोना। अगला प्रश्न है कि विधा की दृष्टि से माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज है, निबंध है, रेखाचित्र है या आत्मकथा है? तो जो माटी की मूर्तें हैं वो रेखाचित्र है, विकल्प बी सही होगा। माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित रेखाचित्र है। इसमें कुल 12 रेखाचित्र शामिल हैं जो निम्नवत हैं: रजिया, बलदेव सिंह, सरजू भैया, मंगर, रूपा की आजी, देव, बाल गोविंद भगत, भौजी, परमेश्वर, बैजू मामा, सुभान खां और बुधिया। माटी की मूर्तियों को कहीं कहीं पर संस्मरण भी माना जाता है तथा यह रेखाचित्र व संस्मरण दोनों मानी जाती है। जैसा कि अभी आपको बताया था कि कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो कि रेखाचित्र के अंतर्गत भी आती हैं और वे संस्मरण के अंतर्गत भी आती हैं। तो इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब कुछ इस तरह से प्रश्न आएगा तो अपने विवेक के अनुसार आपको उत्तर देना है। अब अगला प्रश्न है कि रेखाएं बोल उठी रेखाचित्र किसने लिखा है? तो रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी का है, विकल्प ए सही है। अन्य विकल्प है शांतिप्रिय द्विवेदी, शिव पूजन सहाय और उपेंद्रनाथ अश्क। रेखाएं बोल उठी रेखाचित्र के लेखक देवेंद्र सत्यार्थी हैं और इसका प्रकाशन वर्ष 1949 ईस्वी में हुआ था, जबकि उपेंद्रनाथ अश्क के रेखाचित्र का नाम है रेखाएं और चित्र। रेखाएं और चित्र किसकी कृति है? उपेंद्रनाथ अश्क जी की है। फिर अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा की गौरा गाय किस विधा की रचना है? ललित निबंध है, आत्मकथा है, व्यंग्य है या रेखाचित्र है? तो अभी हमने देखा गौरा गाय जो कि मेरा परिवार, जो कि उनकी रचना है मेरा परिवार, उसमें संकलित है गौरा गाय, तो वो रेखाचित्र है। अब देखिए यहाँ पर संस्मरण विकल्प में नहीं दिया गया है, तो प्रश्न इसी तरह से पूछा जाएगा। परेशान मत होइएगा कि इस तरह की अगर कोई कृति है कि दोनों दे दिए जाएं, तो ऐसा नहीं ही होगा, पूरी आशा है। तो यहाँ पर विकल्प डी सही होगा, रेखाचित्र। महादेवी वर्मा की गौरा गाय रेखाचित्र विधा की रचना है और महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रेखाचित्र मेरा परिवार में संकलित है। प्रमुख रेखाचित्र निक्की नेवला, गौरा गाय, गिल्लू गिलहरी, सोना हिरनी, ये अभी आपको दिखाया था, ये सभी उसमें संकलित है मेरा परिवार में। फिर अगला प्रश्न है गेहूं और गुलाब की रचना विधा क्या है? ये उपन्यास है, कहानी है, नाटक है या इनमें से कोई नहीं? तो गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्तें, लाल तारा आदि रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखे रेखाचित्र संस्मरण है। श्री राम शर्मा, महादेवी वर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, पद्म सिंह शर्मा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, चतुर सेन शास्त्री, उपेंद्रनाथ अश्क आदि हिंदी के अन्य प्रमुख संस्मरण लेखक हैं। और जब गेहूं और गुलाब की बात आ रही है और यहाँ पर लिखा है कि ये रेखाचित्र या संस्मरण है, तो आपने अगर निबंध ध्यान से पढ़े हैं तो आपको ये भी याद आ रहा होगा कि गेहूं और गुलाब नाम से तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी का निबंध है, तो फिर यहाँ पर रेखाचित्र और संस्मरण क्यों लिखा है? तो ये थोड़ा सा इसे समझा देती हूँ कि एक तो इनका निबंध गेहूं बनाम गुलाब से है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का, और एक इन्होंने शब्द चित्र भी गेहूं और गुलाब नाम से संकलित किया है। इसको भी देख लेते हैं। गेहूं और गुलाब नाम से इनकी एक पुस्तक है जिसमें 1948 से 1950 के बीच लिखे गए जो शब्द चित्र हैं उनका संग्रह किया है, जिसमें 25 शब्द चित्र हैं और इनमें समाज, परिवार, व्यक्ति, संस्कृति, प्रकृति, किसान, मजदूर, समाज के जो वंचित हैं, डोम, कंजर, घास वाली, पनिहारिन आदि के चित्र हैं। लेखक ने खुद उद्घोष किया है कि यह पुस्तक है और आंदोलन भी, यह पुस्तक है और आंदोलन भी। तो ये बात किस पुस्तक के लिए कही है? ये बात उन्होंने कही है अपने शब्द चित्रों के संकलन के लिए, जिसका नाम है गेहूं और गुलाब। तो यह पुस्तक है और आंदोलन भी कौन सी? गेहूं और गुलाब। इसमें 1948 से 1950 के बीच लिखे शब्द चित्रों का संग्रह है। तो ये महत्वपूर्ण बात है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं कि अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी या मंटो मेरा दुश्मन। तो विकल्प डी सही होगा, मंटो मेरा दुश्मन। मंटो मेरा दुश्मन
और रेखाएं और चित्र ज्यादा अपनी कम पराई उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा लिखे गए रेखा चित्र हैं। अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं मेरा परिवार महादेवी वर्मा द्वारा लिखे गए रेखा चित्र हैं। और पद के साथ ही महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया संस्मरण। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। पहला है सुधियां उस चंदन के वन की। तो सुधियां उस चंदन के वन की ये विष्णुकांत शास्त्री जी का है और इस पर हम चर्चा कर चुके हैं कि सुधियां उस चंदन के वन की ये पंक्ति उन्होंने कहाँ से ली थी, जो कि उन्होंने खुद अपनी पुस्तक सुधियां उस चंदन के वन की में अंकित की है। ये बात कि ये मैंने गिरजा कुमार माथुर जी की मंजीर से ली है, जिसका मैं ऋणी हूं, ये बात उन्होंने लिखी है। तो सुधियां उस चंदन के वन की ये विष्णुकांत शास्त्री जी का हो गया। और भूले हुए चेहरे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है, जिनके साथ जिया अमृतलाल नागर जी का है। और समय के पांव माखनलाल चतुर्वेदी। केवल विकल्प डी सही है, बाकी सभी गलत हैं। तो यहाँ पर विकल्प डी ध्यान रखिएगा। समय के पांव किसकी कृति है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। समय के पांव किसकी कृति है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की। तो कैसे आप इसको ध्यान रखेंगे कि समय के पांव माखनलाल चतुर्वेदी जी की कृति है। इसको इस तरह से याद रखा जा सकता है कि समय के जो पांव होते हैं वो माखन की तरह फिसलते हैं। समय कहाँ पता लगता है, कितनी जल्दी जल्दी बीत जाता है समय और हमारे हाथ से बिल्कुल फिसलता चला जाता है। तो समय के पांव कैसे फिसलते हैं, माखन जैसे। और माखन शब्द से माखनलाल चतुर्वेदी आप याद रख सकते हैं। समय के पांव माखनलाल चतुर्वेदी ये सुमेलित है या इनका रेखाचित्र, इनके रेखाचित्र विधा की रचना है। अन्य विवरण सुधियां उस चंदन के वन की विष्णुकांत शास्त्री का है। भूले हुए चेहरे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, जिनके साथ जिया अमृतलाल नागर। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है कि बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखाचित्र कौन से हैं। रेखाचित्र, सेतुबंध या ये दोनों, अर्थात रेखाचित्र और सेतुबंध दोनों, या स्मारिका। तो विकल्प सी सही होगा, उपर्युक्त दोनों, अर्थात रेखाचित्र भी बनारसी दास चतुर्वेदी का है और सेतुबंध भी बनारसी दास चतुर्वेदी का है। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखाचित्र विकल्प ए रेखाचित्र और विकल्प बी सेतुबंध दोनों है, अतः विकल्प सी सही उत्तर होगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है कि हिंदी में रेखाचित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम क्या है। तो इसे हम बहुत बार देख चुके हैं। पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम है पद्म पराग। विकल्प ए सही होगा। अन्य विकल्प है पद के साथ ही 10 तस्वीरें और रेखा और रंग। पद्म सिंह शर्मा को प्रथम संस्मरणकार माना जाता है। हिंदी साहित्य में लघु विधाओं का लेखन 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रचलन में आया, जिसमें रेखा चित्र, रिपोर्ट, ताज, डायरी, आत्मकथा आदि का प्रणयन किया गया। हिंदी में रेखा चित्र के प्रणयन का वास्तविक श्रेय पद्म सिंह शर्मा को है, जो इस विधा के जनक माने जाते हैं। पद्म पराग नामक संस्मरण संग्रह इनका उल्लेखनीय ग्रंथ है और इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए महादेवी वर्मा ने अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार आदि रेखा चित्रों का प्रणयन किया। 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर का है और रेखा एवं रंग आचार्य विनय मोहन शर्मा का रेखा चित्र है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है कि श्रीराम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा क्या है। तो श्रीराम शर्मा की बोलती प्रतिमा रेखा चित्र है। विकल्प ए सही होगा। अन्य विकल्प है संस्मरण, आत्मकथा और जीवनी। श्रीराम शर्मा की बोलती प्रतिमा रेखा चित्र विधा की रचना है। रेखा चित्र का संकलन रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय पंडित श्रीराम शर्मा को है और श्रीराम शर्मा जी की बोलती प्रतिमा नामक जो संग्रह है ये 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और अगला प्रश्न है कि लाल तारा के रचनाकार कौन है। तो लाल तारा रामवृक्ष बेनीपुरी जी की कृति है। विकल्प ए सही होगा। अन्य विकल्प है उदय शंकर भट्ट, निराला और हरिऔध। लेकिन लाल तारा किसकी कृति है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी की। लाल तारा और माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित रेखा चित्र है। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखी गई अन्य जो प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे उपन्यास पतितों के देश में, कहानी संग्रह है चिता के फूल और निबंध संग्रह है गेहूं और गुलाब, मशाल, वंदे वाणी विनायको, संस्मरण, जंजीरें और दीवारें, यात्रा वृत्त है इनका पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो और जीवनी, कार्ल मार्क्स, उदय जयप्रकाश नारायण, महाराणा प्रताप सिंह, नाटक है अम्बपाली, सीता की माँ और रामराज्य। फिर अगला प्रश्न है कि बाजी पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है। तो बाजी पायलिया के घुंघरू कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। विकल्प ए सही होगा। अन्य विकल्प है कन्हैयालाल ओझा, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, सोहनलाल द्विवेदी। बाजी पायलिया के घुंघरू कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा विरचित है। भूले हुए चेहरे, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, दीप जले, शंख बजे आदि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित अन्य रेखा चित्र हैं।
फिर इसके बाद अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का क्या नाम है? तो किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली जो साहित्यिक विधा है वो रेखा चित्र कहलाती है। विकल्प डी सही होगा। अन्य विकल्प है संस्मरण, आत्मकथा और फीचर। रेखा चित्र आरंभ में ही आपको बताया था क्या होता है, और रेखा चित्र के विषय में आशा करती हूँ कि आप समझ भी गए होंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम रेखा चित्र है, और रेखा चित्र कहानी से मिलता जुलता साहित्यिक रूप है। यह नाम अंग्रेजी के स्केच शब्द का हिंदी रूपांतरण है। स्केच चित्रकला का अंग है जिसमें चित्रकार कुछ इन्हीं गिनी रेखाओं द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति या दृश्य को अंकित कर देता है। फिर अगला प्रश्न है कि रेखा चित्र की विशेषता किसमें होती है? उसकी तीव्रता में, विस्तार में, चपलता में या संवेगता में? तो विकल्प ए बिल्कुल सही होगा, उसकी तीव्रता में। रेखा चित्र की जो विशेषता है वो उसकी तीव्रता में होती है, न कि विस्तार, चपलता या संवेगता में। रेखा चित्र पूर्ण चित्र नहीं है। इसमें व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि की एक निश्चित विवरण की न्यूनता के साथ साथ तीव्र संवेदनशीलता वर्तमान रहती है। रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच का हिंदी पर्याय है। फिर अगला प्रश्न है कि अतीत के चलचित्र किस विधा में लिखी गई रचनाओं का संग्रह है? तो अतीत के चलचित्र ये रेखा चित्र है। विकल्प ए सही होगा। अन्य विकल्प है डायरी, कहानी और संस्मरण। अतीत के चलचित्र रेखा चित्र विधा में लिखी गई रचनाओं का संग्रह है या महादेवी वर्मा द्वारा उद्धृत है, और इनके द्वारा अन्य जो रेखा चित्र हैं वे मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं आदि हैं। फिर प्रश्न है कि पीयूष प्रवाह में संकलित गौरा नामक रेखा चित्र के अनुसार बछड़े का क्या नाम रखा गया? रक्तमणि, नीलमणि, लालमणि या नागमणि? तो जो इसमें गौरा गाय वाला रेखा चित्र है उसे जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जो बछड़ा होता है उसका नाम लालमणि रखा जाता है। विकल्प सी सही है। पीयूष प्रवाह में संकलित, पीयूष प्रवाह ये पुस्तक का नाम होगा क्योंकि ये राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो वहां पर जो पुस्तक चलती होगी उसका नाम होगा पीयूष प्रवाह, और उसके अनुसार ये पूछा गया है। लेकिन मूल रूप से जो गौरा गाय का रेखा चित्र है जो कि महादेवी वर्मा जी के मेरा परिवार में संकलित है उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर लालमणि विकल्प सी सही होगा। बछड़े का नाम लालमणि रखा गया था और ये रेखा चित्र महादेवी वर्मा जी का है। इसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रेखा चित्र का तत्व नहीं है, कौन सा नहीं है? वर्ण विषय, चरित्रोद्घाटन, अभिनेता या उद्देश्य? तो रेखा चित्र का तत्व अभिनेता नहीं है, अर्थात रेखा चित्र में अभिनय होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अभिनेता तो नाटक जो हो उसमें आवश्यक है, तो अभिनेता ये रेखा चित्र का तत्व नहीं है। तो यहाँ पर विकल्प सी सही होगा, अभिनेता। रेखा चित्र का तत्व अभिनेता नहीं है। वर्ण विषय, चरित्रोद्घाटन, उद्देश्य रेखा चित्र के प्रमुख तत्व हैं, और रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच का हिंदी पर्याय है। तो ये जो अभी हमने प्रश्न देखा कि निम्नलिखित में से रेखा चित्र का तत्व कौन सा नहीं है, इस प्रश्न के साथ हमने रेखा चित्र के पूरे प्रश्नों का अभ्यास कर लिया है। अब अगली कक्षा में हम लोग डायरी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, साक्षात्कार और रिपोर्ट तार्ज, क्योंकि इन सभी के बहुत थोड़े थोड़े से प्रश्न हैं, तो हम एक ही कक्षा में 2 से 3 विधा पूरी करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए हम लोग इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। इसके आगे के जो प्रश्न होंगे उन्हें अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।